लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज केंद्र राज्य संबंध की। और केंद्र राज्य संबंध का जन्म होता है संघवाद से। संघवाद की अवधारणा वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। जब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है तब सवाल यह उठता है कि यह विभाजन कितने स्तरों पर किया गया। इसके 3 स्तर बनते हैं। एक है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा का जन्म संघवाद की देन है। इसलिए संघवादी अवधारणा में केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों पर आधारित सवाल हम लोगों के किसी भी एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। तो इन सवालों को हम लोग पढ़ें और कंसेप्ट के साथ इसको समझें, ये आवश्यक है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं केंद्र और राज्य के विधायी संबंध की। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध की बात को अगर आप करते हैं तो यह बात समझना आवश्यक होगा कि संघवाद फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है और वह लैटिन भाषा के फेडोस से बनता है जिसका अर्थ संधि या समझौता है। लेकिन भारत का संविधान किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत बिना किसी संधि या समझौते के इस संघ की अवधारणा का जन्म होता है। इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसको राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन, इस शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात संघवाद के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग मिलता है। केंद्र संबंध के विधायी संबंध के केंद्र और राज्य के विधायी संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्र राज्य का विधायी संबंध, यह बात क्या है, इस विधायी संबंध के 3 आयाम बनते हैं। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया और वह 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है संविधान की 7वें अनुसूची के अंतर्गत इन 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। 3 सूचियों का उल्लेख संविधान की 7वें अनुसूची में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसलिए हम लोगों को यह बात पूछा जाता है कि इसमें कुल कितनी सूचियों में इसका प्रावधान किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में इसका प्रावधान किया गया है। यह 3 सूचियों के अवधारणा को भारत के संविधान के अंतर्गत 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है, क्योंकि 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत भी 3 सूचियों का वर्णन था और 1935 के एक्ट में संघ सूची में 59 विषय रखा गया, राज्य सूची में 54 विषय रखा गया और समवर्ती सूची में 36 विषय रखा गया था। 1935 के एक्ट में समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाए या राज्य कानून बनाए, इसके निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। बाकी बातें वर्तमान संविधान के समान ही था। राज्य सूची पे प्रांतीय सरकारें कानून बनाती थी और केंद्र सूची पर केंद्र के संदर्भ में केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था। वर्तमान भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। इन 3 सूचियों में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से
और अवशिष्ट विषय को हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। संघ सूची के अंतर्गत 99 सब्जेक्ट है और इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किसको? इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र की संसद को, जबकि राज्य सूची में 61 विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है राज्य के विधानमंडल को। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र और राज्य दोनों को, मतलब केंद्र की संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों के द्वारा इस पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में कोई अंतर्विरोध होता है तब केंद्रीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी हो जाएगा। संघ सूची पर संसद का कानून है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि यह क्षेत्रीय महत्व का विषय है और क्षेत्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडलों को दिया गया, जबकि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र की संसद को। माने केंद्र की संसद के द्वारा संघ सूची पर और राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य सूची पर और दोनों के द्वारा समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि मूल संविधान के अंतर्गत राज्य सूची के विषय की संख्या 66 थी। बट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया और यह परिवर्तन करते हुए इसमें 1976 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और राज्य सूची के विषयों को निकाल करके शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। शिक्षा, वन, जंगली जानवर एवं पक्षियों के रक्षा, माप तौल एवं न्याय प्रशासन, ये ऐसे विषय थे जिसको राज्य सूची से निकाल दिया गया और समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। राज्य सूची से निकाला इसलिए 66 की जगह 61 हो जाता है और समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषय की संख्या 47 थी, उसमें जोर दिया गया इसलिए इसकी संख्या बढ़कर के 52 हो गई। तो ये तो बात इस का उल्लेख भारत के संविधान में संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्पष्ट रूप में किया गया है। बट इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का संघ चाहे विधायी मामलों में हो या प्रशासनिक मामलों में हो या यह वित्तीय मामलों में हो, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान विधायी संबंध में भी है जिसके अंतर्गत केंद्र के संसद की शक्ति अधिक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन तो किया गया लेकिन इसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो वह बात यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा, कुछ ऐसे हालात होंगे तो राज्य सूची के विषय पर भी राज्य सूची पर भी संसद के द्वारा कानून का निर्माण संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है। कानून का
निर्माण किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में यह बात बार बार पूछा जाता है कि कब केंद्र की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ अगर यह बात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें कई ऐसे परिस्थितियाँ हैं और उसमें सबसे पहली परिस्थिति है अनुच्छेद 249 की। 249 वह प्रावधान करता है जिसके अंतर्गत अगर राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा यह संकल्प प्रस्ताव पारित करके घोषित किया जाता है कि राज्य सूची का यह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तब उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाता है। यह 249 का प्रावधान इसको राज्यसभा का विशेषाधिकार भी कहा जाता है। यह राज्यसभा का विशेषाधिकार भी कहलाता है क्योंकि इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं होता, इसमें लोकसभा की कोई भूमिका नहीं है। राज्यसभा के 2 विशेषाधिकार हैं। वैसे तो कंपैरिजन में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की तुलना में कम है और कई ऐसे मामले हैं जबकि राज्यसभा की शक्ति कुछ भी नहीं है। धन और वित्त विधेयक की बात या कहा जाए तो धन और वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति को कमज़ोर बनाया गया है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का अधिकार केवल मात्र इतना है कि वह उसको पारित करने में 14 दिन का विलंब करा सके, लेकिन 2 ऐसे मामले हैं जबकि राज्यसभा को विशेषाधिकार दिया गया। 249 के अंतर्गत अगर राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तब उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त होगा। यह अधिकार केवल राज्यसभा का है। बड़ी इसके द्वारा निर्मित कानून की अवधि केवल कितना होगा, 1 वर्ष होगा, लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह चाहे जितनी बार इसको पारित करके इस पर कानून निर्माण का अधिकार 1-1 वर्ष के लिए केंद्र की संसद को दे सकती है। दूसरा आता है आर्टिकल 250 में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है तब केंद्र की संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 250 में किया गया। तीसरा ऐसा भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल यह संकल्प प्रस्ताव पारित करते हैं कि उनके लिए इस राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय संसद कानून का निर्माण करे, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके द्वारा निर्मित कानून का प्रभाव केवल उन्हीं राज्यों पर होगा जिनके द्वारा यह संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि अन्य राज्य चाहते हैं कि उनके ऊपर भी इस कानून का इम्पैक्ट पड़े, इफेक्ट हो, तो उनके द्वारा अपने विधानमंडल के द्वारा ऐसा संकल्प प्रस्ताव पारित करना होगा, तब इसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए 249, 250, 252 और चौथा इसमें आता है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने की बात है
तब उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को क्रियान्वित करने का मसला है तो राज्य सूची पर केंद्र की संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा भी अगर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है, तब भी केंद्र की संसद के विधायी शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषय पर हो जाता है। इसके अलावा जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उसको अनुच्छेद 248 के अंतर्गत रखा गया, 248 में रखा गया। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत उसको अवशिष्ट विषय रेजिड्यूसरी पावर के रूप में रखा गया और अवशिष्ट विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के संसद को प्रदान किया गया है। इसमें हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया और कनाडा के संविधान के समान केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वह विषय जो संघ में सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है और समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्रदान कर दिया गया। इसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। इसलिए आपको आएगा कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार वर्तमान में किसको दिया गया है? केंद्र की संसद को है। 1935 के एक्ट में इस पर अधिकार था गवर्नर जनरल का। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सिफारिश की गई थी राज्यों के लिए कि जो विषय नहीं उल्लिखित है उस पर राज्य को अधिकार मिले। अमेरिका में इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। कनाडा में इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और भारतीय संविधान के अंतर्गत इस पर कानून बनाने का अधिकार कनाडा के समान ही केंद्र की संसद को दिया गया। यहाँ यह बात आपने समझ लिया होगा कि केंद्र और राज्य के संबंध में संघवादी अवधारणा में विधायी संबंध के अंतर्गत अगर देखा जाए, विश्लेषण किया जाए और समझा जाए तो यह बात क्लियर हो जाता है कि इसमें केंद्र के शक्ति राज्य की तुलना में काफ़ी अधिक है और इस अधिक शक्ति को देने का कारण था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, माने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाकर ही हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बना सकते थे। इसे को मद्देनज़र भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। हम लोग के आज की ये बात केंद्र राज्य संबंध के विधायी आयाम पर था। आपको यह बात समझ में आया होगा। इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग का ये बात आपने पढ़ा है। अब अगले क्लास में हम लोग आज की बात यहाँ तक, अगले क्लास में हम लोग किसी नए विषय पर पुनः बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।